हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने में या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन इसे ख़त्म करने में हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। नवंबर के लास्ट तक हम आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। यदि आप सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न, अतल उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चन का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। हम चैप्टर को इस प्रकार से कवर करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हम उसे जरूर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपका हर एक टॉपिक कवर हो सके और आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बिलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बिलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब दो पदार्थ, जैसे कि हमारा एक चीनी और पानी हम ले लेते हैं तो हमारा दो पदार्थ हो जाएगा। दो से अधिक पदार्थ, जैसे चीनी पानी नींबू ले लेते हैं तो दो से अधिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक, यहाँ कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण, जो हमारा क्या है, समांगी मिश्रण कह रहा है। ध्यान समझिए, समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो हमारा बिलियन है, उस बिलियन में जो पदार्थ है समान रूप से मिले हों। जैसे कि हमारा एक गिलास है, हम मान लेते हैं इस गिलास में हमें चीनी डालेंगे और पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, और जो चीनी और पानी को डालने के बाद एक मिश्रण तैयार होता है। और जो मिश्रण होगा इसमें चीनी और पानी की मात्रा हर एक जगह बराबर होगा। जब सारे जगह बराबर होता है तो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक, जैसे हम चीनी पानी नींबू ले लेते हैं तो तीन पदार्थ हो जाएगा। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण मतलब समान रूप से उस बिलियन में मिल जाएं। जैसे कि इसमें हम चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, नींबू डालेंगे तो एक हमारा बिलियन बनेगा। तो चीनी पानी नींबू पूरे बिलियन में समान रूप से मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। समान रूप से मिल जाए तो हमारा समांगी मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जो हमारे समांगी मिश्रण बनता है इसी को हम बिलियन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, किताब के हिसाब से दे दिए हैं हम आपको एग्जाम्पल। जैसे पीतल, जिंक व निकिल का मिश्रण होता है। जो पीतल बनता है उसमें जिंक और निकिल की समान मात्रा पूरे पीतल में समान रूप से बराबर मिला होता है। ऐसा नहीं होता कि जिंक कहीं पर ज्यादा हो, निकिल कहीं पर कम हो। जो हमारा पीतल उसमें पूरी मात्रा, जो पूरी पीतल की बनावट होती है उसमें जिंक और निकिल की पूरी मात्रा समान रूप से वितरित होती है। ठीक, इसी प्रकार से जर्मन सिल्वर होता है, कापर जिंक निकिल का मिश्रण। जो हमारा जर्मन होता है, सिल्वर होता है, इसमें कापर जिंक व निकिल का जो मिश्रण होता है समान रूप से पूरे जर्मन में मिला होता है। कापर जो होगा, जिंक होगा, निकिल हो, पूरे जो हमारा जर्मन की बनावट होगी सारे जगह पर एक समान होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगी। जिस प्रकार से हमारे सोल्यूशन होता है नींबू पानी चीनी का, पूरे बिलियन में जो चीनी की मात्रा होती है एक बराबर होती है। नींबू की जो, नींबू डालने के बाद जो उसमें खटासपन आ जाता है वो भी एक समान होता है। उसी प्रकार से जर्मन और सिल्वर में कापर जिंक और निकिल की मात्रा पूरे जर्मन और सिल्वर में समान होती है। इसी प्रकार से कांसा, तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तांबे और टीन का मिश्रण, इसमें तांबा और टीन पूरे जो हमारा मिश्रण होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक, समांगी मिश्रण को हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल से। यहाँ होमोजीनस मिक्सचर, जब किसी मिश्रण के घटक, जब किसी मिश्रण के घटक संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। जब किसी मिश्रण, तो कोई मिश्रण है, जैसे चीनी पानी का एक मिश्रण है,
जब किसी मिश्रण के घटक, जैसे चीनी एक घटक हो गया आपका, पानी एक घटक, ठीक, चीनी पानी क्या है आपके घटक हैं, ठीक। जब किसी मिश्रण के घटक संपूर्ण मिश्रण, जो हमारा पूरा मिश्रण है चीनी पानी का, संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण का, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें चीनी और पानी की मात्रा समान रूप से वितरित है, तो हमारा समांगी मिश्रण होगा। तो हम समझते हैं कि विलयन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं घटक, कंपोनेंट क्या होता है। यहां आया था घटक, देखिए जब किसी मिश्रण के घटक संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित, इसमें एक घटक शब्द आया था, हम घटक को समझ लेते हैं। घटक यानी कि कंपोनेंट। विलयन बनाने वाले पदार्थों को अयु या घटक कहते हैं। घटकों की संख्या के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा एक गिलास है, इसमें हम चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक। चीनी पानी डालेंगे तो हमारे इसमें चीनी क्या है, एक प्रकार का घटक है, क्या है, चीनी हमारा क्या है, चीनी जो हमारा क्या है, घटक है, यानी कि अयु है, क्या है, घटक हम बोल सकते हैं और अयु बोल सकते हैं, ठीक। और जो पानी है वो भी, पानी भी हमारे एक प्रकार का घटक है और अयु है, ठीक। चलिए, जिससे विलयन, विलयन हमारा किससे बना है, चीनी पानी से बन रहा है, तो चीनी और पानी क्या है आपका, अयु है, यानी कि घटक है। तो विलयन बनाने वाले, विलयन जिस पदार्थ से बन रहा है, ठीक, विलयन बनाने वाले पदार्थों को अयु या घटक कहते हैं। घटकों की संख्या के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि दो घटक चीनी पानी का विलयन है, तो उसमें दो घटक है, तो वो हमारा दो अंगी विलयन हो जाएगा, ठीक। जैसे चीनी पानी नींबू हो गया तो हमारा त्रिअंगी विलयन है, उसमें तीन घटक हो जाएंगे, टाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। चीनी पानी नींबू नमक हम मिला देते हैं, हमारा चतुर्थ अंगी विलयन यानी कि क्वाटररी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें चार घटक हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको दो अंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थ अंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको इसे नोट करने का मौका दे रहे हैं, आप यहाँ नोट कर सकते हो। यहाँ से दो अंगी विलयन को समझते हैं। देखिए, वो विलयन जिनमें दो घटक यानी कि दो कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, दो अंगी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया चीनी पानी का मिश्रण। जैसे चीनी पानी का मिश्रण यानी कि चीनी पानी का विलयन होगा, उसमें दो घटक होंगे, एक चीनी एक पानी, तो दो अंगी विलयन होगा, ठीक। इसी प्रकार से त्रिअंगी विलयन यानी कि टाइनरी सॉल्यूशन, वो विलयन जिनमें तीन घटक यानी कि तीन कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल चीनी पानी नींबू का मिश्रण हम कह सकते हैं चीनी पानी नींबू का विलयन, ठीक। चतुर्थ अंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, चतुर्थ अंगी विलयन, वो विलयन जिनमें चार घटक उपस्थित होते हैं, चतुर्थ अंगी विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल चीनी पानी नींबू नमक का मिश्रण, ठीक। ये हमारा चतुर्थ अंगी विलयन हो गया। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको दो अंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थ अंगी विलयन समझ में आया होगा। यहाँ समझते हैं विलायक क्या होता है। ध्यान समझिएगा, विलायक क्या होता है। जैसे कि हम लेते हैं एक गिलास है, हम मान लेते हैं हम एक मिश्रण बनाते हैं, एक विलयन हमें बनाना है, तो उस विलयन में हम 10 लीटर पानी लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 लीटर हम इसमें पानी लेते हैं, 10 लीटर हम पानी लेंगे, ठीक। और 2 किलो चीनी लेंगे, 2 केजी हम चीनी लेंगे, ठीक। तो विलयन के वो घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलयन के वो घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहलाते हैं। हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा पानी है 10 लीटर है, और जो चीनी की मात्रा है 2 केजी है, तो 10 लीटर पानी क्या है, ज़्यादा है, तो 10 लीटर पानी जो हमारा क्या है, विलायक है, क्या है, विलायक है, ठीक। और जो हमारा 2 केजी चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक। विलयन के वो घटक, इसमें हमारा चीनी पानी का विलयन बनेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी हमारा विलायक हो जाएगा, और चीनी जो है हमारा विलय हो जाएगा, यानी कि सल्यूट हो जाएगा। विलयन के वो घटक जिनकी मात्रा कम होती है, विलय यानी कि सल्यूट कहलाते हैं। इससे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इससे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। विलायक को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। विलयन के वो घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, विलयक कहलाते हैं। विलयन के वो घटक जिनकी मात्रा कम होती है, विलय कहलाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विलयन के प्रकार,
बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन के घटक ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। बिलियन को उनके घटकों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक, बिलियन के जो घटक हैं ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। ठीक, अब ठोस, द्रव, गैस जैसे हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि एक हमारा हम यही बिलियन लिए हैं, इसमें 10 लीटर पानी डालेंगे और 2 केजी चीनी डाल रहे हैं, 2 केजी चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी यहाँ सॉलिड है, जो पानी हमारा लिक्विड है। ठीक, तो इसमें जो बिलियन के घटक क्या हैं, यहाँ तक लिक्विड है और यहाँ क्या है, सॉलिड है। ठीक, तो बिलियन के जो घटक होंगे ठोस भी होंगे, द्रव भी होंगे, गैस भी होंगे। ठीक, चलिए अब जैसे कि हमारा क्या है, गैसीय विलयन यानी कि गैसेस सॉल्यूशन, द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, इन्हें पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। अतः विलयन वास्तव में 9 प्रकार के होते हैं। अब विलयन 9 प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं हम आपको समझा देते हैं थोड़ा यहाँ। चलिए, जैसे कि हमारा एक गैस है, गैस में हम जैसे क्या है, हम गैस में घोलेंगे, क्या घोलेंगे यहाँ देखते हैं। जैसे कि हम गैस में सॉलिड घोलें, यहाँ क्या है, गैस में क्या घुला हुआ है, गैस में ठोस घुलेगा हमेशा। गैसीय विलयन है तो उसमें गैस में सारा चीज घुलेगा। जैसे गैस में ठोस घुलेगा तो एक प्रकार का विलयन हो गया। हम गैस में यदि लिक्विड घोलते हैं तो हमारा दूसरा प्रकार का विलयन बन जाएगा। हम गैस में यदि गैस घोलते हैं तो हमारा तीसरा प्रकार का विलयन बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ द्रव है, द्रव यानी कि लिक्विड है, लिक्विड को हम एल से लिखते हैं। ठीक, यदि हम लिक्विड में सॉलिड घोलते हैं, सॉलिड घोलेंगे, लिक्विड में क्या घुलेगा, सॉलिड घुलेगा। जब सॉलिड घुलेगा तो हमारा एक प्रकार का और विलयन बन जाएगा। लिक्विड में यदि हम लिक्विड घोलते हैं तो हमारा एक प्रकार का और विलयन बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लिक्विड में गैस घोलेंगे तो हमारा एक प्रकार का और विलयन बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखिए, मैंने सॉलिड को गैस में घोला, लिक्विड को मैंने लिक्विड में घोला और गैस को मैंने लिक्विड में घोला। यहाँ यानी ठोस विलयन है, यहाँ सारा चीज ठोस में घुलेगा। यहाँ जैसे कि ठोस ठोस में घुलेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ क्या है, लिक्विड जो है ठोस में घुलेगा, गैस जो है ठोस में घुलेगा। ठीक, इस प्रकार से 3 प्रकार के विलयन यहाँ बने, 3 प्रकार के विलयन यहाँ बने, 3 प्रकार के यहाँ बने। इस प्रकार के टोटल 9 प्रकार से विलयन आपके बन जाते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कितना आपको समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं विलयन के प्रकार। आपके विलयन 3 प्रकार के हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए विलय हमारा क्या है, विलय हमारा हम ले लेते हैं, विलय हमारा ठोस, द्रव, गैस है गैसीय विलयन में। जो हमारा विलायक है, जो चीज ज्यादा होगा, जैसे हमारा चीनी पानी का विलयन होता है, जब पानी की मात्रा अधिक होगी तभी उसमें चीनी घुलेगा, तो जो पानी है हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक है। तो यहाँ इसी प्रकार से यहाँ जो गैस है अधिक है, गैस में क्या घुलेगा, ठोस घुलेगा। ठीक, तो गैस में क्या घुलेगा, ठोस घुलेगा। और यहाँ क्या है, द्रव जो है गैस में घुलेगा, यहाँ जो गैस है गैस में घुलेगा। ये ठोस गैस में घुले, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। यहाँ जो कपूर है नाइट्रोजन गैस में मिल रहा है। ठीक, नाइट्रोजन गैस में मिल जा रहा है, जो कपूर है नाइट्रोजन गैस में मिल रहा है। ठीक, और यहाँ देखिए द्रव गैस में, द्रव का गैस में विलयन, देखिए द्रव का गैस में विलयन। तो जो कैलोरोफार्म है हमारा क्या है, द्रव है, कैलोरोफार्म हमारा क्या है, द्रव है, नाइट्रोजन हमारी गैस है। तो कैलोरोफार्म जो है नाइट्रोजन गैस में घुल रही है। ठीक, यानी कि मिल रही है, तो हमारा विलयन बन रहा है। और यहाँ क्या है, गैस गैस में घुल रहा है, तो ऑक्सीजन जो गैस है हमारी नाइट्रोजन गैस में घुल रही है, यानी कि मिल रही है। ठीक, एक मिश्रण बना है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। ठीक, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस में जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक मिश्रण बन जाता है, जो दो चीज़ के मिलने से या 3 चीज़ के मिलने से, 4 चीज़ के मिलने से बनता है, हमारा एक मिश्रण ही होता है, एक विलयन ही होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ठोस जो है द्रव में घुला हुआ है, जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो यहाँ जो हमारा ग्लूकोज है
ये ठोस है, क्या है, ग्लूकोज किस में घुल रहा है, द्रव में जल में घुल रहा है, ठीक, यानी कि द्रव में घुल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ जो द्रव है द्रव में घुल रहा है, ठीक। जल में घुला हुआ एथेनॉल, एथेनॉल हमारा क्या है, द्रव है, और जल भी हमारा द्रव है, तो एथेनॉल जो है जल में घुलेगा क्योंकि जल की मात्रा यहाँ अधिक होगी, ठीक। इसी प्रकार से गैस जो है द्रव में घुला हुआ है, क्या है, गैस द्रव में घुला हुआ है। तो यहाँ जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, क्या है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन जो है जल में घुल रहा है, ऑक्सीजन क्या है, जल में घुल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ठोस ठोस में घुला है, क्या है, ठोस ठोस में घुला, तांबे का सोने में विलयन, सोने में विलयन, तांबे का सोने, यहाँ जो तांबा है सोने में मिल रहा है, ठीक। इस प्रकार से द्रव, देखिए द्रव का ठोस में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अलगम, ठीक। यहाँ जो है हमारा पारा है जो सोडियम में मिल रहा है, एक अलगम बना रहा है, एक मिश्रण बना रहा है, ठीक। इसी प्रकार से जो हमारा गैस है ठोस में घुल रहा है, ठीक। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ठीक। हाइड्रोजन हमारा क्या है, विलय होगा के रूप में होगा, जो पैलेडियम की मात्रा होगी अधिक होगी, तो हमारा हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में मिला तो हमारा एक विलयन बन रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे कि आपके पेपर में पूछा जाता है ठोस गैस में घुला है, एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, ठीक। ये हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपके पेपर में पूछा जाएगा ठोस गैस में घुला है, एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें ठोस गैस में घुला है। आपसे पूछ ले एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें ठोस गैस में घुला है, तो आपको दें कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, ठीक। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें द्रव गैस में घुला, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, एक ऐसे विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें गैस गैस में घुला, तो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। आप इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हो पेपर में। यहाँ देखिए विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ ये हमारा क्या है, एक जार हम ले लेते हैं, चलिए ये जार है, इसमें क्या है आपका, इसके अंदर क्या है, पानी है, क्या है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर हम चीनी की मात्रा कम डालेंगे, फिर उससे अधिक डालेंगे, फिर उससे अधिक डालेंगे, मतलब चीनी की मात्रा कम ज़्यादा करने पर हमारे विलयन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। देखिए विलयन में विलय की मात्रा, जैसे कि विलय की मात्रा, जैसे चीनी पानी का हमारा जो है शरबत बन रहा है, उसमें विलय की मात्रा के आधार पर, मतलब विलय की मात्रा हम कम करेंगे तो हमारा विलयन बदल जाएगा, विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा विलयन बदल जाएगा, ठीक। जब जिस प्रकार से हम मात्रा को घटाए बढ़ाएंगे उसी प्रकार से हमारा विलयन हमेशा बदलता रहेगा, ठीक। तो उसके आधार पर जो विलयन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला वो होता है हमारा सांद्र विलयन, यानी कि कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा होता है हमारा तन विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तीसरा होता है हमारा संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा होता है हमारा असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन, यानी कि हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। हम 1 बाय 1 करके इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सांद्र विलयन क्या होता है, कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। वो विलयन जिनमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है, क्या कह रहा है, वो विलयन जिनमें विलय की मात्रा, जैसे चीनी की मात्रा अत्यधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। सांद्र विलयन की कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक। अब तन विलयन क्या होता है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, जैसे कि यहाँ वो विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, तन विलयन कहलाता है। जैसे कि हमारा एक मिश्रण हम बना रहे हैं, इसमें हम 20 लीटर पानी ले रहे हैं और
1 केजी चीनी डालेंगे, क्या है 1 केजी चीनी डालेंगे, तो इसमें जो हमारी क्या है विलय की मात्रा जो है बहुत कम है विलायक की तुलना में। विलायक हमारा 20 केजी और विलय की मात्रा क्या है बहुत कम है, 1 केजी है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा टन विलयन हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार से देखिए संतृप्त विलयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन वे विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। ठीक, क्या कह रहा है देखिए, वे विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। हम मान लेते हैं कि हमारा एक बर्तन है, इसमें मैंने 5 लीटर पानी लिया है और इसमें मैंने 6 केजी चीनी डाल दिया। चलिए, या मैंने इसमें 10 केजी चीनी डाल दिया। ठीक, तो हमारा एक विलयन बन रहा है। ठीक, लेकिन हम सोचें कि इसमें और हम चीनी घोल दें तो पानी की मात्रा कम पड़ जा रही है। क्या है, पानी यहाँ हमेशा ज़्यादा होगा। क्या है, पानी हम मान लेते हैं 12 लीटर है, इसमें हम 10 केजी चीनी डाल रहे हैं, तो 10 केजी चीनी 12 लीटर पानी में किसी भी हाल में घुलेगा नहीं। जब घुलेगा नहीं मतलब हम और एक से टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या एक हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो भी नहीं घुल रहा है। ठीक, इसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्थिर है, मतलब 15 सेल्सियस पर है, हम मान लेते हैं 15 सेल्सियस पर ही रहेगा। वही विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर, इसका जो ताप है निश्चित है 15 सेल्सियस ही रहेगा। चलिए, वही विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, मतलब हम इसका टेम्परेचर जो है निश्चित है और 10 केजी से ज़्यादा चीनी इसमें नहीं घोली जा सकती है, तो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें विलय और विलायक के बीच साम्य होता है, यानी कि दोनों के बीच साम्य अवस्था होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, इस प्रकार से इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ अति असंतृप्त विलयन क्या होता है, वो विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। जैसे कि यहाँ हमारा विलयन, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। यहाँ 15 सेल्सियस है, हम इस सेल्सियस को 20 सेल्सियस कर सकते हैं, ये कम कर देंगे तो घोली जा सकती है। इसकी मात्रा जो यहाँ 15 सेल्सियस है, इससे हम 10 सेल्सियस कर देंगे, इसका टेम्परेचर घटा देंगे। जब टेम्परेचर तेज रहेगा तो पानी जलेगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पानी कम जलेगा, उसके बाद हमारा विलयन बन जाएगा। तो यहाँ देखिए उसके हिसाब से वही विलयन जिनमें किससे विलय, वही विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सांद्र विलयन, तन विलयन, असंतृप्त विलयन होता है। ठीक, सांद्र विलयन जो होता है हमारा, तन विलयन होता है, असंतृप्त विलयन दोनों होते हैं। ठीक, अति संतृप्त विलयन वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन मैंने यहाँ आपको पढ़ाया, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, तो हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या है, वही विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। जो संतृप्त विलयन में हम मान लेते हैं कि जो हमारी विलय की मात्रा है 1 केजी है, क्या है 1 केजी है, अगर यहाँ 2 केजी हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा विलय की मात्रा, तो हमारा अति संतृप्त विलयन बन जाएगा। ठीक, अति संतृप्त विलयन यानी कि हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यह स्थित संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर प्राप्त होता है। ठीक, जब हम तेजी से ठंडा करेंगे तो जो उसमें विलय की मात्रा है बढ़ जाएगी। क्या है, जब उसे ठंडा करेंगे तो गाढ़ा पकड़ेगा कोई चीज़, जब उसे ठंडा करेंगे तो उसमें गाढ़ा पकड़ेगा, तो उसमें विलय की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन बन जाएगा। अब यहाँ हम समझते हैं विलयन की सांद्रता, कॉन्सन्ट्रेट सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता कॉन्सन्ट्रेट सॉल्यूशन विलायक के निश्चित मात्रा में, क्या कह रहा है देखिए, विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये हमारा एक क्या है, विलयन है। विलयन, विलयन कम से कम दो चीजों से मिलकर बनेगा, चीनी, कम से कम चीनी प्लस पानी से मिलकर बनेगा। ठीक, अब विलायक के निश्चित मात्रा, अब यहाँ विलायक हम मान लेते हैं इसमें 10 लीटर पानी है,
विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन, जैसे हमारा 10 लीटर पानी में इसमें 5 केजी या 3 केजी हम चीनी घोल रहे हैं, जो 3 केजी चीनी घोलें इसी की मात्रा को हमें विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, किसी विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता से व्यक्त करते हैं। किसी विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से किया जा सकता है, इससे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक, जो इसके विलयन की सांद्रता है इसका मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से किया गया है, उससे हम जैसे कि आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसी प्रकार से मोलरता, मोलरिटी, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। हम पार्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे। हम कुछ आपको सिंबल्स के बारे में बता रहे हैं, इसे आपको तैयार जरूर कर लेना है। जैसे कि सिंबल, जैसे कि हम विलायक को ए से लिखते हैं, सॉल्वेंट को हम ए से लिखते हैं, विलय को हम बी से लिखते हैं, यानी कि सैल्यूट को बी से लिखते हैं। इस सिंबल को आपको याद रखना है। डब्लू हमारा द्रव्यमान होता है, एम नहीं, डब्लू हमारा द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है। द्रव्यमान को हम मात्रा बोलते हैं यानी कि वेट बोलते हैं। एम हमारा जो होता है अणुभार होता है यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास कैसे, यानी कि अणुभार, जैसे CO2 का अणुभार क्या होगा, तो यहाँ आपको कार्बन का क्या है, आपको कार्बन का परमाणु भार पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का परमाणु भार। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, तो इसका अणुभार हमें ज्ञात करना है। जैसे CO2 का हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो यहाँ आपको कार्बन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। यदि हम CO2 का अणुभार निकालेंगे, देखिए C यानी कि कार्बन, इसका जो हमारा परमाणु भार है 12 है, और ऑक्सीजन है, सारी चीज को आपको जोड़ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, परमाणु भार 16 होता है। और यहाँ CO2 है, 2 मतलब इसमें 2 से आपको होल टाइस का मतलब जितना ट्वाइस होता है उससे हम गुणा कराते हैं। देखिए तो यहाँ हमारा 12 है, 16 दूना 32, इस प्रकार से 44 है। ठीक, जैसे कि हम CO2 का अणुभार करेंगे, अणुभार ज्ञात करेंगे तो हमें 44 मिलेगा। ठीक, और यहाँ देखिए एन हमारा मोल है और एक्स क्या हमारा मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश है, जिससे मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। बी हमारा आयतन है यानी कि वैल्यूम है। ठीक, यहाँ कुछ और चीज देख लेते हैं। इससे WA, यहाँ क्या है WA, डब्लू का मतलब मैंने यहाँ आपको बताया, डब्लू का मतलब होता है द्रव्यमान। हाँ, तो ए का मतलब होता है विलायक, यहाँ देखिए ए का मतलब विलायक, तो WA है, क्या है WA है। ए का मतलब विलायक, विलायक का द्रव्यमान, डब्लू का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब विलायक, विलायक का द्रव्यमान। WB, बी का मतलब विलय, विलय का द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ WA का मतलब विलायक का द्रव्यमान, WB का मतलब विलय का द्रव्यमान। ए का मतलब होता है विलायक, एन का मतलब होता है मोल, तो यहाँ विलायक का मोल। ठीक, NB, बी का मतलब होता विलय, एन का मतलब होता मोल, तो विलय का मोल। ए का मतलब होता है हमारा विलायक और एम का मतलब होता है अणुभार, विलायक का अणुभार। MB यानी कि विलय का अणुभार। ठीक, कुछ और चीज यहाँ सीख लेते हैं। जैसे कि आपको द्रव्यमान दिया गया है, क्या है W क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है। आपको द्रव्यमान दिया गया है, और उसमें जैसे क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, उसका आपको यहाँ M लिखा है। M की मतलब अणुभार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसे CO2 का अणुभार 44 मैंने आपको ज्ञात करके बताया। ठीक, इस प्रकार से आपको अणुभार ज्ञान, जैसे कि आपको द्रव्यमान दिया गया है तो उसमें किसी एलिमेंट का जिक्र किया, किसी कंपाउंड का जिक्र किया गया होगा, बताया गया होगा, उस कंपाउंड का आपको अणुभार निखार कर आपको इसका मोल ज्ञात कर सकते हो, इसमें मोलों की संख्या पता कर सकते हो। ठीक, यदि आपको एवोगैड्रो नंबर यानी कि अवोगाद्रो की संख्या दी गई, N0 की वैल्यू, N0 मतलब कणों की संख्या होती है, एवोगैड्रो नंबर होता है यानी कि अवोगाद्रो की संख्या होती है। तो N0 यदि आपको N0 की वैल्यू दिया गया तो आप Na की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू होती है हमारी 6.022 10⁻23 जो हमारा मान होता है Na का वैल्यू होता है। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू को धर करके हम मोल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आयतन दिया गया है तो हम N की यहाँ आयतन का मान रख कर V का मान रख करके हम मोल का मान निकाल सकते हैं।
इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो आज की इस क्लास में मैंने टॉपिक को कवर किया है आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। यदि आपको रसायन समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको एक बेसिक क्लास का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से जाइए आप सारे वीडियो को देखिए। मैंने एक ही वीडियो में आपको आवर्त सारणी याद कराया हूँ और उसके बाद मैंने 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद करा दिया हूँ और धातु क्या है, धातु अधातु उपधातु कैसे पहचाने उस पर मैंने ट्रिक बताया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हूँ। और उसके बाद रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। यदि आप वहाँ से जाकर देखते हैं तो आपका रसायन जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा और आपको 118 तत्व का इन सारी चीज़ों को मैंने ट्रिक से बताया हूँ, तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।